हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा ये वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई करेंगे और जो इसकी एप्लीकेशंस है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन। मतलब एक बुक है जिसमें बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, और उसमें कुछ फॉर्मुलेज गिवन है डिस्प्लेसमेंट के, जो कि एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हमें चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला गलत है। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की आपने 3 एप्लीकेशंस पढ़ी थी। पहली एप्लीकेशन तो है कि ये कोई चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। पहला काम क्या है कि इक्वेशन को चेक करना, पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करना। तीसरा एप्लीकेशन होता है यूनिट कन्वर्जन में। ठीक है, तो यहां पे कह रहे हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे हमें ये चेक करना है ये इक्वेशंस करेक्ट हैं कि नहीं है। तो एक एक करके चेक करते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास, y is equals to a sin 2 pi t अपॉन कैपिटल T। ठीक है, तो ये चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो चलो देखते हैं। यहां पे y डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, और स्मॉल t भी टाइम है, कैपिटल T भी टाइम है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास a sin 2 pi by t। ठीक है, देखो साइन है, साइन के अंदर वाला जो टर्म है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो चेक करते हैं। 2 पाई है, तो 2 पाई का कोई भी डायमेंशन होगा नहीं, नंबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, टी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा? टी होगा। नीचे वाला भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसका टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? टी। ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, अंदर खाली क्या बचेगा? 2 वाई बचेगा। तो मतलब यहां अंदर वाले का तो कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बन रहा है। इसका मतलब साइन वाला पार्ट तो सही है, ये वाला। ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका तो कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई भी डायमेंशंस नहीं है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम इक्वल बना रखा है हमने, यहाँ पे इक्वल बना रखा है। तो इसका मतलब ये जितना डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा, इसका ओवरऑल का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला या इसका कोई भी डायमेंशंस नहीं है। इसका डायमेंशंस क्या है, या इसका ये क्या है? डिस्टेंस है। ये भी क्या है? डिस्टेंस है। दोनों के दोनों क्या है? डिस्टेंस। इसका हट गया, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? करेक्ट। तो पहली इक्वेशन तो क्या है बेटे? करेक्ट है। चलो सेकंड इक्वेशन करते हैं, इसको हटा देता हूं जरा, और सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं कि सेकंड इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। चलो इसको हटाएं। चलिए सेकंड इक्वेशन है y is equals to a sin vt। ठीक है, a sin vt। v is the स्पीड, v क्या है? स्पीड है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन तभी हो सकती है जब इसका ये वाला टर्म क्या हो जाए? डायमेंशन लेस हो जाए। डायमेंशन लेस का मतलब ये अंदर वाला टर्म क्या हो जाए? डायमेंशन लेस हो जाए। अब जरा अंदर वाले टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। v क्या है? v होता है m0 l1 t माइनस 1। साथ में मल्टीप्लाई में है टाइम, तो टाइमिंग का डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई करो। m0 l1 t, दोनों को सॉल्व किया, तो अंदर वाले टर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है? m0 l1 t0। मतलब अंदर क्या बन रहा है? l। जबकि साइन के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? साइन के अंदर वाले टर्म्स का कोई भी डायमेंशन नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, जो कि लेंथ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इक्वेशन क्या हो गई? ये इक्वेशन गलत हो गई। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है बेटे? गलत है। क्यों है? क्योंकि साइन के अंदर जो टर्म है ये, इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसके डायमेंशंस बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड था। अब थर्ड करते हैं, इसको हटाता हूं मैं और थर्ड करते हैं। इसको हटा देता हूं। थर्ड है y is equals to a upon t sin t by a। ठीक है,
वैसे तो मुझे देख के पता चल गया कि ये इक्वेशन जो है वो क्या है, करेक्ट नहीं है, गलत है। क्यों? इस वाले को अभी चेक नहीं करके डायरेक्ट इस वाले को चेक करते हैं। ठीक है, इस वाले को चेक करते हैं। देखो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0l1t0। इस वाले का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है, तो m0l1t0 अपॉन टाइम। टाइम का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0l0t1। लेकिन ओवरऑल सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, m0l1t-1। पहले तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आना चाहिए था, तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आ ही नहीं रहा, तो फिर मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल हो जाता तब मैं इस वाले पार्ट को भी चेक करता, तो इस वाले पार्ट से भी शायद गलत ही आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो चुका है, ये इक्वेशन गलत हो चुकी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। पहले इसको हटा देते हैं। डी पार्ट कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर साइन 2 पाई t बाई टी प्लस कॉस 2 पाई t बाई टी। ठीक है, तो अभी यहां आगे कंपेयर करने से पहले मैं इन दोनों का कंपेयर करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला आगे वाला तो डायमेंशनलेस होना चाहिए था, और हो भी रहा होगा वैसे डायमेंशनलेस, ये पूरा का पूरा आगे वाला टर्म डायमेंशनलेस हो रहा होगा। लेकिन इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो y क्या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m0l1t0। यहाँ पे a क्या था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0l1t0, लेकिन इसका स्क्वायर है, एक स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, m0 स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर t0। तो ये क्या है, क्या ये इसके बराबर आ रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 1 आ रही थी पावर, और यहाँ कितनी आ रही थी, l की पावर 2 आ रही थी। तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन करेक्ट नहीं थी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी थी, पहली इक्वेशन करेक्ट थी, बाकी के 3 इक्वेशंस क्या हैं, गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, मतलब ये चेक करना है कि जो हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन है ये डायमेंशनली करेक्ट हैं कि नहीं है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास क्या गिवन है बेटा, ये है x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पे x डिस्प्लेसमेंट है, x नॉट भी डिस्प्लेसमेंट है, u वेलोसिटी है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। अब देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी हुई है, ये इक्वेशन तभी होगी करेक्ट जब इसका डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस, इस पूरे टर्म के डायमेंशंस और इस पूरे टर्म के डायमेंशंस क्या होंगे, सबके डायमेंशंस क्या होंगे, जिनको भी मैंने मार्क किया हुआ इनके डायमेंशंस अगर सेम होंगे तब जाके ये इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट होगी। अगर डायमेंशंस सेम नहीं है तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो चलो करते हैं पहले तो मैं x के डायमेंशंस निकाल रहा हूं। x का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो x का डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो x का क्या हो जाएगा, m0l1t0, ये x का डायमेंशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद x नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो x नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x नॉट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो x नॉट डिस्प्लेसमेंट है, तो m0l1t0, इन दोनों के डायमेंशंस बराबर हो गए। अब इनमें भी अच्छा, पहले वाले में क्या हो रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, तो फिर मैं y को a के साथ ही कर देता था डायरेक्ट कंपेयर, क्योंकि आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन था। तो ठीक है, तो मुझे लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म के साथ, इस वाले टर्म के साथ और इस वाले टर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा इनके डायमेंशंस को। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भैया एडिशन है। अब जैसे अगर मैंने लिख दिया कि भैया kg 10 kg प्लस 10 लीटर, बताओ आप ये कर सकते हो क्या, आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो चीज तभी ऐड होंगी जब दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। और यहाँ पे एक क्या है, मास है, एक कौन से टर्म है, एक वॉल्यूम है, तो दो अलग चीजों को हम ऐड नहीं कर सकते ना बेटे, अलग डायमेंशंस वाली चीजों को ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि इसके डायमेंशंस और इन पूरे टर्म के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, अगर ये इक्वेशन को अगर हमने इक्वल के साथ रिप्रेजेंट कर रखा है। अब ut का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करते हैं। u क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0l1t-1। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, m0l0t1।
1। सॉल्व करते हैं इसको तो क्या मिलेगा, m l t। m का पावर कितना आ रहा है 0, l की टोटल पावर कितनी आ रही है 1, t की टोटल पावर यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, 0। ठीक है, तो ut का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, अगला टर्म था हाफ at स्क्वायर। हाफ at स्क्वायर का निकालते हैं। हाफ क्या है, एक डायमेंशनलेस नंबर है, मतलब इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं है। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l1 t -2। ठीक है, दूसरा क्या है t क्या है, टाइम का स्क्वायर। तो टाइम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m0 l0 t का स्क्वायर। ओवरऑल को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, m0 l1 t। इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, t की वैल्यू मिलेगी 0। t की वैल्यू क्या मिलेगी 0। अब देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, ये। 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 तो देखो सबके डायमेंशंस सेम है, एक जैसे है ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है बेटा, ये इक्वेशन करेक्ट है। तो हमें यही पूछा गया था कि ये चेक करना है डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। डायमेंशनली करेक्ट करनी है, चेक करनी थी, मतलब डायमेंशंस को चेक करना था खाली इसे। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं। नेक्स्ट है P इज इक्वल्स टू रो जी एच की पावर हाफ। रो जी एच की पावर हाफ, P इज इक्वल्स टू रो जी एच की पावर हाफ। ठीक है, यहां पे P है प्रेशर, आई थिंक प्रेशर, हाँ P प्रेशर है, रो डेंसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और H क्या है, हाइट है। तो चलो चेक करते हैं, पहले LHS को देखते हैं। LHS में क्या है बेटे, प्रेशर है। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको याद है, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला तो ओके, अगर याद नहीं है तो आप क्या करो, आप सिंपली इसका पहले तोड़ो, उसको इसका फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t -2। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, l2 होता है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना मिलेगा, m1 l। सॉल्व करेंगे तो l की पावर -1 और t -2। ठीक है, तो ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अगर आपको फोर्स का भी याद नहीं है तो आप इसको और ज्यादा तोड़ सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन में, एंड आगे भी। ठीक है, ये तो हमने LHS का निकाला, तो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ रहा है। अब RHS का निकालते हैं। RHS में क्या है, RHS में राइट हैंड साइड में क्या है, रो जी एच की पावर हाफ। ठीक है, रो जी एच की पावर हाफ। ठीक है, तो इनका निकालते हैं। रो क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, m1 l -3 t 0। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l1 t -2। h क्या होता है, हाइट है। हाइट कुछ और नहीं, हाइट लेंथ ही होता है ना, तो m0 l1 t 0। अच्छा, इस पूरे की पावर कितनी है बेटे, इस पूरे की पावर हाफ है। ठीक है, अब चेक करते हैं, m l और t। ठीक है, m की टोटल पावर कितनी आ रही है 1, l की पावर कितनी आ रही है -3 है, यहां से 1 है, यहां से 1 तो -1 आ गया। t की टोटल पावर कितनी आ रही है -2, और इधर तो 0, -2 की पावर हाफ है। ठीक है, हाफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये पावर को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर हाफ, l की पावर -1/2, t की पावर -1। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये इक्वेशन डायमेंशनली गलत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, इसको हटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हमें चेक करना है इक्वेशन को, किसको, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as का स्क्वायर, इसे चेक करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि इक्वेशन कैसे पता चलेगा कि करेक्ट है, जब इसका डायमेंशंस, इसका डायमेंशंस और इसका डायमेंशंस, तीनों के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तब जाके ये इक्वेशन करेक्ट होगी। तो v स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v क्या है, वेलोसिटी, तो डायरेक्ट लिख देते हैं m0 l t -1 होता है होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, m0 l 2 t -2, ये v स्क्वायर हो गया। ठीक है, v स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, u स्क्वायर का क्या जाएगा, m0
एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये भी वेलोसिटी था, स्क्वायर था, तो सेम यही चीज हो जाएगी। अच्छा ये 2as का देखते हैं, 2as का स्क्वायर का, 2 क्या है, एक डायमेंशनलेस नंबर है, ठीक है। ए का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, m0 l1 t माइनस 2। एस होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है, m0 l स्क्वायर t0, ये जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका भी स्क्वायर था तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, तो ओवरऑल क्या मिल रहा है, m0 l की पावर 3 t की पावर माइनस 2, ठीक है। अब देखो v और u के डायमेंशनल फॉर्मूले तो सेम थे, लेकिन इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम नहीं है, मतलब ये तीसरे वाले के हिसाब से डायमेंशनल क्या हो गए, गलत हो गए। तो अगर इसके हिसाब से डायमेंशंस मैच नहीं कर रहे हैं तो ओवरऑल इक्वेशन क्या होगी, गलत ही होगी। ऐसा मत कहना कि इसका इसके साथ मैच कर रहा तो ठीक है, नहीं, इसका इसके साथ भी मैच करना चाहिए, इसके साथ भी मैच करना चाहिए, तभी जाके ओवरऑल इक्वेशन क्या बैठेगी बेटा, करेक्ट बैठेगी। तो ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी v of a particle depends upon time according to the equation, ठीक है। हमारे पास क्या रहा कि वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेटेड है, इस इक्वेशन के हिसाब से अंडर रूट ए बी प्लस बी टी प्लस सी अपॉन बी प्लस टी, ठीक है। वेलोसिटी टाइम के साथ इस तरीके से रिलेटेड है, ए बी सी, अब हमें ए बी सी डी के डायमेंशंस फाइंड करना है, व्हाट physical quantities they represent and all have SI quantities, SI units, ठीक है। कह रहे हैं कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम के साथ इस तरीके से रिलेटेड है और हमें ए बी सी और डी के डायमेंशनल फाइंड करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ए बी सी डी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी सी डी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनो। हम आपको क्या बताया कि दो क्वांटिटीज को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। दिमाग में बैठा लो कि दो क्वांटिटीज को हम तभी ऐड कर सकेंगे जब उनके डायमेंशंस क्या होंगे, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम होगा। अब देखो ये पूरा और ये पूरा का पूरा, इसका जितना डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उतना ही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा और उतना ही डायमेंशनल फॉर्मूला इस ओवरऑल का होगा, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होगा, ठीक है। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं डी से, ठीक है। तो देखो डी किसके साथ जोड़ रखा है, टी के साथ। टी क्या है बेटा, टाइम। तो डी टाइम के साथ तभी जोड़ा जा सकता है जब टी के और डी के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि डी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, डी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l0 सॉरी t1। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला गया, ये डी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। कैसे पता है, क्योंकि टाइम के साथ ऐड कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये किसके साथ रिलेटेड है, इसके साथ रिलेटेड है ना, v के साथ। किसके साथ रिलेटेड है, v के साथ। तो इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला v के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर आएगा, तो रख लेते हैं। तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, नीचे तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा कितना, m0 l0 t1 इज इक्वल्स टू v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l1 t माइनस 1। इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m0 l1 t माइनस 1 m0 l0 t1, ठीक है। तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m l t। m कितना हो गया 0, l कितना हो गया 1, t कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा, c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, m0 l1 t0, ठीक है। तो d का डायमेंशनल फॉर्मूला ये था, d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। c का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा, c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसका फाइंड करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो इस ओवरऑल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी v के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर आएगा। और ये तो t है, t क्या है, टाइम है, तो रख देते हैं। तो b और t का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l0 t1 इज इक्वल्स टू v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l1 t माइनस 1। इस टर्म को नीचे भेज देते हैं, तो ये जाएगा m0 l1
टी माइनस वन अपॉन m0 L0 t1। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा m0 L1 t ऊपर जाके t टू द पावर माइनस वन। ठीक है, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ गया? b का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 t माइनस टू। ये किसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है? ये है एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है। तो ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को। ठीक है, अब हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला का फाइंड करना है, तो इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला v के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया। अब इसका फाइंड करना है, तो इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला v के बराबर आएगा। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? m0 L1 t। अच्छा, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला और रूट ab का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा। ठीक है, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। v का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? m0 L t माइनस वन। a तो नहीं निकालना, तो a को मैं ऐसे हाफ लिख लेता हूँ और b को हाफ लिख लेता हूँ। b का डायमेंशनल फॉर्मूला रख लेते हैं, तो m0 L1 और t टू द पावर माइनस वन, a की पावर हाफ b कितना है? b को इसको रख लेते हैं, तो m0 L1 t माइनस टू की पावर हाफ। हाफ को अंदर पावर में लेके चलते हैं, तो m0 L1 t माइनस वन, a की पावर हाफ, ये जाएगा m0, इसको करेंगे तो l की पावर हाफ t की पावर माइनस वन। a हाफ को इधर रहने देते हैं, बाकी दूसरे वाले टर्म को नीचे ले जा लेते हैं, तो m0 L1 t माइनस वन अपॉन में कितना जाएगा? m0 L हाफ t की पावर माइनस वन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बेटा इसे। तो m का तो जीरो हो जाएगा, l की पावर कितनी हो जाएगी? m तो जीरो हो जाएगा, l की पावर हाफ बचेगी, t से t कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो t पावर जीरो। ठीक है, तो ये a हाफ की पावर ये आ गई, मतलब a हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा? m0 L1 t0। ये आ गया a का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटे? डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, या डिस्टेंस का। ठीक है, तो हमें a b और c d के डायमेंशंस फाइंड करने थे। तो a के डायमेंशंस टाइम के डायमेंशंस के बराबर है, c के डायमेंशंस डिस्टेंस के डायमेंशंस के बराबर है, और b के डायमेंशंस एक्सेलरेशन के डायमेंशंस के बराबर है, और a के लेंथ के डायमेंशंस के बराबर है। ठीक है, अभी इनकी यूनिट निकालनी होगी, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा सेकंड, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? इसका मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Hooke's law states that the force F in the spring extended by a length x is given by। ठीक है, तो Hooke's law given है F is equals to माइनस के एक्स गिवन है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स के सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? m a के बराबर होता है, वेयर m इज मास, a क्या होता है? एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, मतलब हमें इसके डायमेंशंस फाइंड करना है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। कैसे करेंगे? अब देखो, कंपेयर करेंगे, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो m a इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? x। इनके डायमेंशंस k के डायमेंशंस चाहिए, तो नेगेटिव को तो यहीं रहने देता हूं, तो क्या हो जाएगा? m a अपॉन x। m क्या है? मास, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? m1। ठीक है, बाकी L0 T0 होगा तो नहीं लिखा मैंने। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? L1 T टू द पावर माइनस टू। अच्छा, x क्या होता है? x होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? L। ठीक है, m0 T0 होगा तो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो m की टोटल पावर कितनी आ रही है? m की टोटल पावर आ रही है 1। l की टोटल पावर कितनी आ रही है? देखो सेम चीज था, कट गया, तो l की पावर 0। टाइम की टोटल पावर कितनी आ रही है? -2। तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L0 t -2। ये k का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। k क्या है बेटा? यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 t -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी k ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है आई पे, एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। कंसिडरिंग द रिलेशन के इज इक्वल्स टू, रिलेशन क्या गिवन है हमें, के गिवन, रिलेशन गिवन है हमें के इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू स्मॉल के आई की पावर ए और ओमेगा की पावर बी। ठीक है, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये जो स्मॉल के है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, फाइंड ए और बी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा देखो, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओमेगा का भी लिख लेते हैं। आई का क्या हो जाएगा, आई का था 2/5 mr स्क्वायर, m मास है, r रेडियस है, रेडियस कुछ और नहीं डिस्टेंस होता है, ओमेगा होता है बेटे 2π/t, कितना होता है 2π/t, रख लेते हैं यहाँ पे k इज इक्वल्स टू स्मॉल k, i कितना है 2/5 mr स्क्वायर की पावर a, ओमेगा कितना होता है 2π/t की पावर b। ठीक है, k इज द काइनेटिक एनर्जी, तो थोड़ा सा इन टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं, तो k स्मॉल k, ये कैपिटल के है, तो ये जाएगा 2/5 की पावर a, और ये जाएगा m की पावर a, r की पावर 2a, और ये 2π की पावर कितनी हो जाएगी, 2π की पावर b है, और 1/t है, तो 1/t की पावर b कितनी है, b है। ठीक है, तो ये देखो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इन सबको, ये सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो इन सबको मैं एक ही नाम दे देता हूं, इन सबको नाम दे देता हूं के डैश। ठीक है, किसको, इसको और इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि ये सारे के सारे कांस्टेंट है, वैल्यूज आएंगे इनकी, तो इनका तो कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया, के डैश। तो क्या बचा, m की पावर a, r की पावर 2a और t की पावर, इसको -b लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ये इक्वेशन करेक्ट होगी तो इसके डायमेंशंस और इन सब के डायमेंशंस, दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2। ठीक है, तो k डैश, ये तो डायमेंशनलेस है, m क्या है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m ही होता है, m1 की पावर a, r क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, l लेंथ। ठीक है, इसका पावर 2a, टाइम क्या होता है, टाइम तो टाइम है, -b। ठीक है, तो m1 l2 t-2 k डैश, यहां से m का पावर कितना आ रहा है a, l का पावर कितना आ रहा है 2a, और t की पावर कितना आ रहा है -b। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं। देखो, अगर ये इक्वल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डायमेंशंस और ये डायमेंशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने पे क्या होगा, m के डायमेंशन m को देखेंगे तो a की पावर कितनी मिलेगी 1, l के कंपेयर करते हैं तो l कितना आएगा 2a इज इक्वल्स टू, अच्छा a तो निकाल लिया था, तो ये तो a ही मिल रहा है यहाँ से। l के डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं तो t की पावर -2 इज इक्वल्स टू -b, माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, तो हमें a और b की भी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटे 1, और b की वैल्यू कितनी हो गई है 2। ठीक है, और कैसे फाइंड किया हमने ये a और b की वैल्यू, हमने फाइंड किया डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। ठीक है, चलिए इसे हटा दिया अब मैंने। अच्छा, आप क्या करोगे, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, आप पहले उसे अपने आप ट्राई करोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं कि आपने लाइन से क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया और छापना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं, ऐसे में तुम सीखोगे नहीं बेटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रिपिटल फोर्स F acting on a particle moving यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। डायमेंशनली डिराइव डायमेंशनली द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है डायमेंशनली, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, और किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो हम लिख देते हैं
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और डिस्टेंस रेडियस की पावर c। ठीक है, तो अगर हम इसको हटा के प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ एक k भी लगा लेंगे तो m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c ये जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए इन सब का साथ में। ठीक है, और इसका ठीक है, तो F फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, m1L1T-2 k, ये तो कांस्टेंट है, a m का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 की पावर a, v क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला mL1T-1 की पावर b, r क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब L1 की पावर c। ठीक है, तो m1L1T-2 के m की पावर कितनी आ रही है, यहां से देखो m की पावर a आ रही है, l की पावर कितनी आ रही, b तो यहां से मिल रही है, c यहां से मिल रही है, b प्लस c, t की टोटल पावर कितनी मिल रही है, माइनस b। ठीक है, कंपेयर करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयरिंग। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला और ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इक्वल। तो अब इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू किसके बराबर मिल गई, b के, a की वैल्यू किसके बराबर मिल गई, 1 के बराबर। ठीक है, b के लिए इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो -2 इज इक्वल्स टू माइनस b, b इज इक्वल्स टू 2 आ गया, b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब l की पावर को कंपेयर करते हैं तो b प्लस c इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, b कितना था, 2 था, तो 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस 2 दैट इज -1। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू -1, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू k m की पावर a क्या है, a कितना मिला, 1, v की पावर b कितना मिला है, 2 और c की पावर है -1, मतलब सॉरी r की पावर है -1, तो f इज इक्वल्स टू k m v स्क्वायर बाई r। ठीक है, तो ये हमने इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, k क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, क्या है ये, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student while doing an experiment finds that the velocity of an object varies with time and it can be expressed as equation v is equals to x t square plus y t plus z if v and t are expressed in terms of SI unit, determines the units of constants x y and z in the given equation। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक स्टूडेंट है जो कि वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन बता रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x y और z की के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी तक करते हुए आ रहे थे, तो इसमें भी हमने सेम यही चीज करनी है कि जितना डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा और उतना ही इसका होगा। ठीक है, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1T-1, x t स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, ये आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1T-1। ठीक है, तो t का क्या है, स्क्वायर का है, तो t स्क्वायर का कितना जाएगा, m0 L0 होगा। ठीक है, तो m0 L1T-1 ये साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो m0 L1T-1 अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, m0 L1T-3, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, x का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब y का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो y का डायमेंशनल फॉर्मूला yt का डायमेंशनल फॉर्मूला v के बराबर आएगा, तो yt का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर, v के बराबर आएगा m0 L1T-1। ठीक है, तो t का क्या है, टाइम है,
ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा, m0l1t-1 अपॉन t। सॉल्व करेंगे तो y का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m0l1t-2। ये हो गया y का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब z क्या है, z का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, z अकेला है तो z का इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर, इस पूरे का इसके बराबर, इसका इसके बराबर था, तो मतलब v का और z का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, बराबर। तो z का कितना जाएगा, m0l1t-1। ये हो गया आपका z का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the time period t of vibration of a liquid drop depends on the surface tension S and radius R of a drop and the density rho of the liquid, then the expression of t। देखो जो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंडेंट है, ये है सरफेस टेंशन, रेडियस एंड डेंसिटी पे। ठीक है, इन पे डिपेंडेंट है, तो हमें टी का एक्सप्रेशन बनाना है इनके हिसाब से। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस की पावर ए, आर की पावर बी और रो की पावर सी। ठीक है, ये तो है टाइम, ये क्या है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0l0t1। ठीक है, t1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, सरफेस टेंशन जरा देखो, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का कितना होता है, m1l1t-2 अपॉन l। ये l से l कैंसिल हो जाएगा, तो m1 और l0t-2 ये सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो m1l0t-2 की पावर a। ठीक है, अब r क्या होता है, रेडियस है, रेडियस क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l होता है पावर b। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब m पावर 1 l की पावर -3 टाइम 0 होता है उसमें। ठीक है, ठीक है, तो इधर हो गया m0l0t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। m की टोटल पावर कितनी आ रही है, यहां से तो a आ रही है और यहां से c, m मतलब a प्लस c। l की टोटल पावर यहां से कितनी आ रही है, यहां से तो 0 आ रही, यहां से b आ रही और यहां से -3c। t की टोटल पावर कितनी आ रही है, t है ही नहीं इसमें, खाली इसमें, तो -2a। अब कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो m की पावर m के साथ कंपेयर करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, l का l के साथ कंपेयर करेंगे तो l b -3c इज इक्वल्स टू 0, t को t के साथ कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू -2a। ठीक है, तो a की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी -12। ठीक है, a की वैल्यू को यहां पुट करो तो -12 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखो तो b -3, c कितना था, हाफ था, तो b की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। तो a कितना हो गया, -12, b कितना हो गया 3/2 और c कितना हो गया, c है हाफ। ठीक है, तो a b और c की वैल्यू मिल गई हमें, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर a कितना है, -12। ठीक है, b कितना है 3/2 और c कितना है 1/2, c कितना है 1/2। ठीक है, तो थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो r की पावर 3/2, c की पावर 1/2 अपॉन s की पावर 1/2। 1/2 को रूट के हिसाब से बाहर निकाल लेते हैं, तो r की पावर 3, c। ठीक है, तो ये हमने 1/2 को क्या लिख दिया, रूट में लिख दिया, तो टाइम का रिलेशन इस तरीके से होगा। ठीक है, व्हाट इज सी तो नहीं था, सॉरी, सी तो नहीं था, रो था, क्या था, रो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इसको हटाते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा,
इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, कह रहे हैं कि फोर्स को और वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को अगर हम फंडामेंटल यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, मतलब मास, लेंथ और टाइम की जगह फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर फंडामेंटल यूनिट होती, एक्सप्रेस प्रेशर एंड इम्पल्स इन द टर्म्स ऑफ एफ, वी एंड ए। किसके प्रेशर और इम्पल्स को एक्सप्रेस करना है एफ, वी और ए, एफ, वी और ए के टर्म्स में प्रेशर और इम्पल्स को, ठीक है। तो पहले तो प्रेशर को, पहले हम एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रेशर को, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर ए, वी की पावर बी और ए की पावर सी, ठीक है। ये हो गया, ये आई थिंक कैपिटल है ये भी, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, m1 l -1 और t-2, ठीक है। आप प्रेशर का निकाल सकते हैं अगर आपको पता ना हो, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2 की पावर a। वेलोसिटी का होता है l t-1 की पावर b। a इज द एक्सेलरेशन होता है l1 t-2 की पावर c, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर m1 l-1 t-2, यहां से m की टोटल पावर कितनी बन रही है, यहां से तो a बन रही है, L की टोटल पावर कितनी बन रही है, यहां से A बन रही, यहां से B बन रही है और यहां से C बन रही है, ठीक है। टाइम की टोटल पावर कितनी बन रही है, -2A -B और -2C, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को, तो जरा कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग, ठीक है। M, L और T के टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं। M को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, A इज इक्वल्स टू 1, M को कंपेयर करके A इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 1। चलो L को अगर कंपेयर करते हैं तो -1 इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, ठीक है। A की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, देखो 1 थी, तो -1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस B प्लस C, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो B प्लस C की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -2, ठीक है। टाइम को कंपेयर करते हैं तो -2 इज इक्वल्स टू -2A -B -2C, माइनस सभी में कॉमन है तो निकाल के काट देते हैं, तो 2 इज इक्वल्स टू 2A प्लस B प्लस 2C, ठीक है। A कितना था, A 1 आ रहा था तो 1 रख लो, ठीक है। तो B प्लस C की वैल्यू किसके बराबर हो गया, B प्लस 2C की वैल्यू किसके बराबर, B प्लस 2C की वैल्यू 0 के बराबर। यहां से B की वैल्यू निकालोगे तो -2C आएगी, यहां पे रख लो, तो -2C यहां पे रखा हमने, तो -B की जगह रखा -2C प्लस C इज इक्वल्स टू -2, ये कितना हो गया, -C -2, C की वैल्यू कितनी हो गई, 2, C की वैल्यू 2 हो गई, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे रखेंगे C की वैल्यू को 2, तो -4, तो B हो गया -4, ठीक है। तो जो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटे, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F की पावर A, व्हाट इज A आ रहा है 1, V की पावर B कितना आ रहा, -4, C कितना आ रहा, C आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल्स टू F A स्क्वायर अपॉन B की पावर 4 और यहाँ पे K, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना प्रेशर का, ठीक है, किसके टर्म्स में, फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है। अब दूसरा भी पूछा गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड ऑफ अ पाइप ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज रिटर्न बाय द स्टूडेंट, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है, उसने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, किसका, वॉल्यूम का, वॉल्यूम पर सेकेंड है, ये क्या है बेटे, वॉल्यूम पर सेकेंड, ये जो V लिखा हुआ है ये वॉल्यूम पर सेकेंड है, 8/π P R की पावर 4 और ईटा L, ठीक है। तो P क्या है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, एंड ईटा होता है बेटे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटे m1 l-1 t-1। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या करना है हमें, चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, LHS। क्या है, LHS। तो जो ये स्मॉल v है ये क्या है बेटे, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, क्योंकि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कह रहे हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना जाएगा, वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, m0 l3 t0। टाइम का कितना होता है, टाइम का t होता है। तो इसका LHS में हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है, m0 l3 t⁻⁻1। ये v का हो गया। अब RHS का निकालते हैं। RHS में 8/5, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। P प्रेशर होता है, प्रेशर का होता है m1 l-1 t-2। R होता है रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ है तो l⁴ और कुछ है नहीं इसमें टर्म्स, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है m1 l-1 t⁻⁻1। अच्छा, लेंथ क्या होता है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l, ठीक है। तो चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं ओवरऑल का। तो m की टोटल पावर कितनी बन रही है, m से m कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, m की पावर 0। l की टोटल पावर कितनी बन रही है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी तो है, तो l की टोटल पावर बन रही है, एक इसको काटते हैं तो ये 3 हो गया। अच्छा, ये ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, और ये तो l² बन रहा है। कितना बन रहा है, l² बन रहा है। एक बार जरा चेक कर लेते हैं। ये 4 था, नीचे 1 था, इससे 1 से काटा तो 3 बन गया, ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। l की पावर 3 बन रही है भाई, l की पावर 3 बन रही, 2 नहीं बन रही, सॉरी 3 बन रही है, ठीक है। टाइम कितना बन रहा है, टाइम है ये ऊपर जाएगा -1, ठीक है। तो देखो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या है बेटे, ये करेक्ट है, ठीक है। ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। चलो इसे हटाएं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी E ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से रिलेटेड है, hf, ठीक है। हेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटे 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। कन्वर्ट इट इनटू द सीजीएस सिस्टम ऑफ द यूनिट, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में निकालना, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में निकालने के लिए पहले मुझे इसका ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2, प्लैंक्स कांस्टेंट h होता है। f क्या होता है, f का होता है टाइम इनवर्स, ठीक है। h को इधर ले लेते हैं, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाएगा, m1 l² t-2 अपॉन, तो m1 l² t कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -1। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसको कन्वर्ट करना है किस चीज में, सीजीएस सिस्टम में। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻34 m kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये है पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब जरा ध्यान से सुनो। सीजीएस सिस्टम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो मतलब हमें निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किस टर्म में, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो इसमें निकालना है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, और t1 अपॉन t2 की पावर c, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, n2 निकालना है, जो ये n1 कितना हो गया 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। m1 मतलब गिवन कितना था, किस में था, kg में था। किस में निकालना है, ग्राम में निकालना है। पावर कितनी है उसमें, वहां पे 1। लेंथ किस में गिवन था, मास मीटर में गिवन था, और किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। पावर कितनी गिवन है,
टाइम किस में गिवन था, सेकंड में, और सेकंड में ही निकालना है। पावर कितनी थी, 1 थी, अपॉन में -1, सॉरी। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो N2 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में, तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर कितनी, 1। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर, मीटर को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचा N2 कितना बचा, 6.62 इंटू 10⁻34। यहाँ बचा 1000, यहाँ कितना बचा 100 इंटू 100 मतलब 10⁴। ठीक है, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻, ये कितना हो गया है, 7। सॉल्व करते हैं तो N2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6.62 इंटू 10⁻, सॉल्व करते हैं तो -27, ये आ गया टर्म। अच्छा, सीजीएस सिस्टम में कितना हो जाएगा, 6.62 इंटू 10⁻-27 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों इस वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए जो अल्फा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।